नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवीर कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय बलवीर कुशवाहा। साथियों, ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सहयोग मिलेगा। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन वीडियो और ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने जा रहा हूं आप सबके लिए, क्योंकि आप सब में से सब लोग कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा सकते। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, जैसे 3rd ग्रेड टीचर है, 2nd ग्रेड टीचर है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, पुलिस में है, तो वो अपने कार्यस्थल पर ही हैं और दूसरी जगह वो कोचिंग करने नहीं जा सकते। उन सब को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि क्यों न खाली समय का सदुपयोग करते हुए अपने साथियों के लिए कुछ उपयोगी चीज़ें हैं वो तैयार की जाए। मेरे कुछ साथी हैं जो पॉलिटिकल साइंस से तैयारी करना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई यार हमें तैयारी करवा दे, कोचिंग करवा दे, तो वो तो दूर दूर बैठे हैं। मैंने कहा यार कैसे संभव हो सकता है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो कैसे अपने मैनेज कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा यार एक काम कर कि तुम वीडियो बना के भेज दिया कर और हम समझ लेंगे। तो मैंने कहा जब आपके लिए मैं वीडियो बना ही रहा हूँ तो वो वीडियो क्यों नहीं यूट्यूब पर डाल दूँ, अन्य सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन पर डाल दूँ, तो हर साथी उसका फायदा उठा सके। साथियों, बड़े बधाई की बात है आपके लिए कि आपने शिक्षण के व्यवसाय को अपने करियर के रूप में चुना है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षण एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसके मुकाबले का कोई व्यवसाय नहीं है। शिक्षण का व्यवसाय सर्वोत्तम, पवित्र और पुण्य का कार्य है। शिक्षक साधारण नहीं होता, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक ही समाज को एक नई दिशा और दशा देता है। अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो शिक्षण के व्यवसाय में अन्य सब जॉब से कम बर्डन है और संतुष्टि है और शांति की नौकरी है। तो आज की कार्यशाला या आज का वीडियो हमारा पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर के पाठ्यक्रम और उसमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु और उस विषय वस्तु को कहाँ से अच्छी किताबों से पढ़ा जाए, कैसे तैयारी की जाए, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। साथियों, बाजार में बहुत सी गाइडें भरी पड़ी है, बहुत से नोट्स मिलते हैं, लेकिन जब आप उससे पढ़कर पेपर दे के आते हो और बाहर आते हो तो कहते हो यार जो गाइड पढ़ी थी, जो नोट्स पढ़े थे, उसमें से तो प्रश्न आया ही नहीं, और फिर अफसोस के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि मैं संपूर्ण हूं या परफेक्ट हूं या आपको सब कुछ दूंगा, लेकिन आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपको ऐसी चीजें उपलब्ध करवाऊंगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जब आपको मार्गदर्शन दिया जाए, आपको जब वीडियो आपके लिए डाला जाए,
तो सत्रीय पुस्तकों से पढ़कर फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, ताकि पेपर सेट करने वाला व्यक्ति कहीं से भी पेपर दे दे, आप ये नहीं कह सकें कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, पता नहीं कहाँ से आ गया, ये चीज़ कहाँ से आ गई। ऐसा नहीं है दोस्तों। राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम है वो बहुत लंबा चौड़ा है। वैसे स्कूल एजुकेशन में जितने भी विषयों की लेक्चरर के जो पेपर हैं, सब्जेक्ट के जो पेपर हैं, उन सब का पाठ्यक्रम है वो लंबा चौड़ा ही होता है। उसमें 12वीं के लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सभी टॉपिक्स हैं वो पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो हमारे पॉलिटिकल साइंस में भी 12वीं के लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लगभग सभी बिंदुओं को छूते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर के पाठ्यक्रम की, जो 2022 की भर्ती के लिए आरपीएससी ने जारी किया था। फिलहाल कोई भर्ती नहीं है, तो फिलहाल तो कोई पाठ्यक्रम अपडेट, कोई पाठ्यक्रम हमारे पास नहीं है। हमें पुराने पाठ्यक्रम को लेके ही अपनी कार्य योजना तैयार करनी होगी और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी होगी। साथियों, एक बात मैं और बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस या किसी अन्य विषयों की जो सब्जेक्ट का पेपर होता था और उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के जो टॉपिक्स थे, पिछले दिनों एक अधिसूचना जारी करके सरकार ने उन टॉपिक्स को फर्स्ट पेपर में ऐड कर दिया है और सेकंड पेपर सब्जेक्ट के पेपर से उनको हटा दिया है। तो सब्जेक्ट के पेपर में हो सकता है उनकी जगह कुछ नया जोड़ दिया जाए। इससे पहले सन 2015 की भर्ती जो हुई थी, उसमें कक्षा 12 से संबंधित टॉपिक्स, ग्रेजुएशन से संबंधित टॉपिक्स और पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित जो टॉपिक्स थे, उनके अंकों का विभाजन किया गया था कि इतने अंकों के प्रश्न है वो 12वीं लेवल के होंगे, इतने अंकों के ग्रेजुएशन लेवल के होंगे और इतने अंकों के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। लेकिन आरपीएससी से मैंने जब 2022 का जो सिलेबस डाउनलोड किया और मैंने देखा तो उसमें ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं था। हाँ, अलग अलग बिंदु दिए हुए थे कि 12वीं कक्षा के ये बिंदु शामिल होंगे, ग्रेजुएशन लेवल के ये बिंदु शामिल होंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ये बिंदु शामिल होंगे। अगर 2022 का पेपर देखें तो हमें पता नहीं चलता कि वो किस लेवल के किताबों से पूछा गया है, क्योंकि वो तो ग्रेजुएशन लेवल के जो 12वीं का जो सिलेबस था उन बिंदुओं से संबंधित प्रश्न ग्रेजुएशन लेवल से पूछ लिया गया। बड़ा हार्ड पेपर था और कोचिंग सेंटर्स वालों ने भी और जो एसोसिएट प्रोफेसर थे और कोचिंग करवा रहे थे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि इसकी आंसर की हम फिलहाल जारी नहीं कर सकते, आरपीएससी की अधिकृत आंसर की का इंतजार करें। उससे पहले 2015 की जो भर्ती हुई थी उसका लेवल जो इतना सरल था, वो 6ठी 7वीं 8वीं की किताबों से, नागरिक शास्त्र की किताबों में से ही सारे प्रश्न उठा लिए थे। और जिसने राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ी थी, जो हिस्ट्री की या कोई और विषय की तैयारी कर रहा था, वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था। तो वो तो पेपर सेट करने वाले के माइंड पर होता है कि वो पेपर कैसा सेट करता है। लेकिन हमें तो तैयार रहना है कि कितना ही हार्ड पेपर हो, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो तैयारी करने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा, पहले से ही कार्य योजना बनानी पड़ेगी। तो अच्छी तैयारी कैसे करें ताकि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो साथियों, पाठ्यक्रम में जाने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप
अपने आप को तैयार कर लें कि मैं लेक्चरर की तैयारी करने जा रहा हूँ, मुझे और कोई काम नहीं करना है, स्कूल लेक्चरर की पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी है। यह तो श्योर है कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस के लिए जो लेक्चरर के लिए जो योग्यताएं आरपीएससी ने निर्धारित कर रखी है वो आप पूरा करते ही हैं, तभी तो आपने तैयारी करने का मन बना लिया है। तो अपने मन से खुद को तैयार कर लें कि हाँ मुझे तैयारी करनी है। अगर अनमने भाव से कि करें कि ना करें या लोगों के देखा देखी अगर आप तैयारी करते हैं तो उस तैयारी का कोई मतलब नहीं है। खुद ये डिसाइड कर लें कि मुझे तैयारी करनी है। उसके बाद कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती है, वो अलग अलग विद्यार्थियों के लिए, अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी की आर्थिक समस्या हो सकती है, किसी के जॉब की समस्या हो सकती है। कोई जॉब कर रहा है तो वो समय नहीं निकाल पा रहा, जॉब करे या तैयारी करे, तैयारी वो करना चाहता है। प्राइवेट जॉब कर रहा है वो भी तैयारी करना चाहता है, लेकिन जॉब छोड़ नहीं सकता, अगर जॉब छोड़ दे तो घर नहीं चलेगा। तो क्या करें? तो सबसे पहले हमें हमारी जॉब और जो तैयारी है उसके बीच में संतुलन बनाना है। तो उसके लिए जॉब के बाद अब आपके पास जो समय बचता है वो इम्पोर्टेंट होता है। समय प्रबंधन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले आप निश्चित कर लें कि जॉब के आने के बाद मुझे इतने घंटे की पढ़ाई करनी है। जो फ्रेशर हैं, जो अभी जॉब नहीं कर रहे और सिर्फ तैयारी पर ही है, तो वो भी समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बिना समय प्रबंधन के अस्त व्यस्त कोई तैयारी नहीं होती। पढ़ाई में टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। जितने भी बड़े बड़े पदों पर सक्सेसफुल लोग हैं उनसे अपने बात करते हैं कि हमें भी मंत्र दीजिए सफलता का, तो वो सफलता का एक ही मंत्र देते हैं कि समय प्रबंधन मूल मंत्र है। तो समय प्रबंधन है क्या? समय प्रबंधन का मतलब है साथियों, अपने समय का सदुपयोग करना। एक निश्चित योजना बनाकर पढ़ना कि मुझे इस समय से लेकर इस समय तक पढ़ना है और उसमें नियमितता बनाए रखना है। 3 दिन पढ़ लिए, फिर 4 दिन आपने किताब उठाई नहीं, फिर 3 दिन आपने 15-15 घंटे पढ़े, फिर 4 दिन किताब नहीं उठाई, वो तैयारी का अच्छा तरीका नहीं है। आप 5 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ना है आपको। एक समय सारणी बनानी है, उस समय सारणी का दृढ़तापूर्वक पालन करें और सब्जेक्ट्स को या जितने भी अपने पार्ट्स हैं कोर्स के, उनको बांटते हुए एक समय सारणी बनाएं और सिलेबस के हर पार्ट्स को रोजाना दोहराएं। अन्य परेशानियां जो है, उन परेशानियों को तैयारी के दौरान अपने माइंड पर हावी ना होने दें। अनेकों समस्याएं हो सकती है, पारिवारिक समस्याएं हो सकती है, व्यक्ति की पारिवारिक जिम्मेदारियां भी है। अगर आप शादीशुदा है तो वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां हैं। अगर आप लड़की है और विवाहित है तो आपके ससुराल में भी आपकी जिम्मेदारियां हैं। तो उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको तैयारी करनी है। उन परेशानियों को आप माइंड से दूर रखते हुए आप तैयारी करें। कुछ लोगों के, कुछ क्या अधिकांश लोगों के आर्थिक समस्याएं हो सकती है। तो साथियों, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाके, बड़े बड़े शहरों में जाके
10-12 हज़ार रुपये महीने के खर्च करके या साल का 1.5 लाख रुपया खर्च करके आप तैयारी करो। आपके पास एक विकल्प है कि आप घर बैठकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और बहुत से लोगों ने सेल्फ स्टडी करके भी अच्छी सफलताएं हासिल की है और अच्छी रैंक्स हासिल की है। आपके सामने मैं भी एक उदाहरण हूँ। मैंने 2011 की भर्ती सेकंड ग्रेड में सोशल स्टडी से तैयारी की, और मैंने कोई कोचिंग नहीं की, कोई ट्यूशन नहीं की, और मैं ऑल राजस्थान से 12वीं रैंक से सिलेक्ट हुआ। और मैंने आरपीएससी 2015 में भी अच्छी रैंक हासिल की, और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। और मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक कभी ट्यूशन नहीं किया है। 12वीं तक मैंने मैथमेटिक्स से किया, वहाँ भी मैंने अच्छे परसेंटेज से 12वीं की, तो वहाँ भी मैंने कोचिंग नहीं ली। तो ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, और जो कोचिंग नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा। सफलता तो इस बात का पर मायने रखती है कि आप तैयारी में कितना समय देते हो, कितनी निष्ठा, कितने समर्पण से आप तैयारी करते हो। इन सब बातों को, चुनौतियों को पार पाते हुए हमें तैयारी करनी है। अब बात करते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम की। तो सन 2022 का जो पाठ्यक्रम है, आरपीएससी ने जो जारी किया था, उसको 3 भागों में बांटा है। पॉलिटिकल साइंस 2022 में विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल। दूसरा है ग्रेजुएशन लेवल। और तीसरा है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। अब अगर हम बात करें 12वीं के लेवल की सिलेबस की, तो उसमें जो बिंदु दिए गए हैं वो तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी है, ग्रेजुएशन लेवल में भी है। ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस दिया गया है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल में भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की पुस्तकों में भी है। मतलब बांटा जरूर गया है, लेकिन ये जो विषय वस्तु है, हम गणित की तरह ये नहीं कह सकते कि 8वीं के लेवल की, 8वीं के बच्चों के लेवल की गणित है या 12वीं के लेवल की गणित नहीं है। ये पॉलिटिकल साइंस है, और इसमें जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें 12वीं के लेवल की जो विषय वस्तु है उसको समझने के लिए हो सकता है हमें ग्रेजुएशन लेवल की पुस्तकें पढ़नी पड़े, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की पुस्तकें पढ़नी पड़े। ग्रेजुएशन लेवल का पाठ्यक्रम है, उसको समझने के लिए हो सकता है हमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की किताबें पढ़नी पड़े, 12वीं के लेवल की किताबें पढ़नी पड़े। तो साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आरपीएससी की साइट पर जाके सन 2022 का पाठ्यक्रम जो आरपीएससी ने निर्धारित कर रखा है, उस पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर लें और पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लें और उस पाठ्यक्रम को समझ लें। उसके बाद बारी आती है कि उस पाठ्यक्रम को कहाँ से पढ़ें। मार्केट में पुस्तकों का ढेर लगा पड़ा है। आप किताबों की दुकान पर जाइए, हर विषय की सैकड़ों लेखकों की, सैकड़ों प्रकाशकों की किताबें आपको मिल जाएगी जिनका आपने नाम ही नहीं सुना है। और जब आप
दुकानदार से कहते हैं कोई अच्छी सी किताब दे, तो जिस किताब में उसको सबसे ज़्यादा मार्जिन हो वो किताब आपको पकड़ा देता कि ये बहुत किताब बढ़िया है और आप इसे पढ़िए, और सभी यही खरीद रहे हैं, तो वो आप लेके आ जाते हैं और बाद में आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि यार हमने तो गलत पढ़ लिया, क्योंकि उन गाइड्स में से, उन किताबों में से आरपीएससी ने तो कुछ पूछा ही नहीं। तो अब हम पछता रहे हैं, तो पछताने के अलावा हमारे पास रास्ता ही क्या है। तो आज विषय वस्तु के वीडियो शुरू करने से पहले अपने ये चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें ताकि हमारा पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाए। देखो साथियों, सबसे पहले तो आपको कक्षा 6 से 12 की किताबें पढ़नी होगी, एनसीईआरटी की, जो आजकल हर स्टेट के बोर्ड ने लागू कर रखी है। स्पेशली अपने राजस्थान बोर्ड में बात करें तो आज एनसीईआरटी की सभी विषयों की किताबें एनसीईआरटी की और सभी कक्षाओं में है। तो आप कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक एवं नागरिक जीवन नाम से किताब, सामाजिक एवं नागरिक जीवन नाम से किताब है। तीनों कक्षाओं की किताब खरीद लें, बहुत अच्छा मैटर है, और राजनीति से संबंधित आपको प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी किताबें हैं। और उसके बाद कक्षा 9 और 10 में लोकतांत्रिक राजनीति से किताब, लोकतांत्रिक राजनीति, कक्षा 9 और 10 की ये किताबें खरीद लें। कक्षा 11 व 12 में जो राजनीति विज्ञान की दो किताबें लगती है, कक्षा 11 में है राजनीतिक सिद्धांत और सेकंड है भारतीय संविधान, और कक्षा 12 में किताब लगती है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी किताब लगती है स्वतंत्र भारत की राजनीति। स्वतंत्र भारत की राजनीति। सबसे पहले आप कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की, या मैं ये कहूँ कि अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जो स्कूल लेवल पर पुस्तकें पढ़ाई जा रही है वो किताबें खरीद लें, और शुरू में इन किताबों को बड़े ध्यान से और बड़ी लगन से इन किताबों को एकाग्र होकर पढ़ लें। जब आप ये किताबें पढ़ लेंगे तो राजनीति विज्ञान की प्रारंभिक जानकारी आपको मिल जाएगी। वैसे तो आपको प्रारंभिक जानकारी है ही, क्योंकि आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपने 12वीं तक ग्रेजुएशन लेवल तक हो सकता है ना पढ़ा हो पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि कुछ लोग 12वीं में और सब्जेक्ट होता है, कुछ लोगों के पास ग्रेजुएशन में और होता है, बीएससी किए हुए होते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन वो पॉलिटिकल साइंस या अन्य विषय से कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने कक्षा 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है उन लोगों के लिए बड़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने बीएससी कर रखी है या बीए में पॉलिटिकल साइंस उनके पास नहीं था और पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से किया है, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि वो आधारभूत विषय वस्तु जो थी उनसे वो परिचित नहीं हुए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो कुछ अलग है और 12वीं तक का और ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है वो कुछ अलग है।
तो मेरी सभी से ये राय रहेगी कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक की राजनीति विज्ञान की किताबें जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जो अभी पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी द्वारा वो प्रकाशित है, उन किताबों को आप खरीद लें और तैयारी करने से की शुरुआत में, ताकि आपकी तैयारी की गति बन सके, इन किताबों को एकाग्र होकर बड़ी निष्ठा से लगन से इन किताबों को पढ़ लें और इन किताबों को पढ़ते समय खुद प्रश्नों को क्रिएट करना सीखें। जैसे आप खुद पेपर सेट करने वाले हो या आप खुद गुरुजी हो और आपको बच्चों का पेपर लेना है, तो आप उस पाठ में से, उस विषय वस्तु में से, उस टॉपिक्स में से कौन कौन से प्रश्न बना सकते हैं, उन प्रश्नों को बनाएं और फिर उन प्रश्नों को हल करके देखें। वास्तव में इस विधि से आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा पुस्तकों की बात करें तो मैं आपको सलाह दूंगा, बीए पार्ट फर्स्ट में किताब लगती है, लगभग हर यूनिवर्सिटीज के लगती है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार और भारतीय राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, ये दो किताबें बीए फर्स्ट ईयर में लगती है। इन किताबों को आप खरीद लें। लेखक का नाम शुरू में मैं आपको पुखराज जैन का नाम ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि पुखराज जैन की भाषा है वो बहुत सरल है और विषय वस्तु को बड़ी ही सरल भाषा में समझाया गया है। हालांकि जब पेपर हाई लेवल का बनता है तब वो प्रश्न इन किताबों में हमें नहीं मिलते, लेकिन विषय वस्तु को सबसे पहले समझने के लिए सरल भाषा की पुस्तक का पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हम विषय वस्तु को की अवधारणा से परिचित हो सकें। तो आप राजनीति विज्ञान के मूल आधार और भारतीय राजनीतिक विचारक पुखराज जैन की पढ़ लें, और राजनीति विज्ञान के मूल आधार आप बीएल फड़िया की भी पढ़ सकते हैं। बीएल फड़िया की भी किताब बहुत अच्छी है और राजनीति विज्ञान के मूल आधार आप बीएल फड़िया को पढ़ लें। उसके बाद अगर राजनीति विज्ञान के मूल आधार की अपने बात करते हैं तो आपके सिलेबस का ग्रेजुएशन लेवल का और 12वीं लेवल का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये किताब कवर कर लेगी। कौन कौन से चैप्टर? राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति, राज्य, संप्रभुता, बहुलवाद, प्रमुख अवधारणाएं जैसे अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता। इन किताबों को आप पढ़ने से आप ये टॉपिक्स जो है, इसके अलावा इसमें लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र, एकात्मक शासन एवं अध्यक्षात्मक शासन,
सॉरी, एकात्मक संसदात्मक शासन, संसदात्मक शासन एवं अध्यक्षात्मक शासन, एकात्मक शासन एवं संघात्मक शासन। सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये विषय वस्तु है इन किताबों में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत, दबाव समूह, राजनीतिक दल और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। ये जो टॉपिक्स जो है राजनीति विज्ञान के मूल आधार में से आप पढ़ सकते हैं। अब बात आती है भारतीय राजनीतिक विचारक में। हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो प्रमुख है कौटिल्य, कौटिल्य के अलावा गांधी, अरविंद, अंबेडकर, नेहरू व लोहिया, इन विद्वानों के राजनीतिक विचार है वो इस पुस्तक में आपको बेसिकली मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये ही एकमात्र किताब आपको पढ़नी है, मैं कह रहा हूँ आधारभूत जानकारी के लिए ये किताबें शुरुआत में आप पढ़ें, राजनीति विज्ञान के मूल आधार और भारतीय राजनीतिक विचारक। इनसे आपको राजनीति विज्ञान की जो मूल कॉन्सेप्ट है वो और सरकार के अंगों के बारे में और भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में आपको आधारभूत जानकारी मिल जाएगी। इन किताबों में जो विषय वस्तु है उसको और मजबूत कैसे बनाया जाए, कौन सी किताब पढ़ी जाए, तो इसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि राजनीति विज्ञान के मूल आधार राजनीति विज्ञान के मूल आधार के आगे आप राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, इसके लेखक है O.P. गाबा। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही स्टैंडर्ड की किताब है और इन किताबों में जो विषय वस्तु है वो अगर आप इस किताब में से पढ़ते हैं और पूरी तरह तैयार कर लेते हैं तो पेपर सेट करने वाला चाहे कितना ही जोर लगा ले, आप क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते कि पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ लिया। ये जो बात यहाँ तक होगी। इसके अलावा टॉपिक्स हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में दिया हुआ है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम,
J.S. मिल और कार्ल मार्क्स, ये विचारक आपके पाठ्यक्रम में। इन विचारकों को पढ़ने के लिए मैं आपको 2 किताबें सजेस्ट करना चाहूँगा। एक तो राजनीतिक विचारक के नाम से है, राजनीतिक विचारक P.D. शर्मा की, P.D. शर्मा। और एक किताब जो मूल रूप से विदेशी है, शायद वो अमेरिकन है, और उन्होंने अंग्रेजी में अपनी किताब लिखी है, राजनीतिक विचार और विचारधाराएं। विचारधाराएं, इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है P.D. शर्मा ने। लेखक है मलफोर्ड क्यू सिबली और अनुवादक P.D. शर्मा ही है। अगर आप ये 2 किताबें पढ़ लेते हैं तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारों से संबंधित आप संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो कवर कर लेंगे। इसके अलावा आप O.P. गाबा की पाश्चात्य राजनीतिक विचारक भी पढ़ सकते हैं। O.P. गाबा ने भी बहुत अच्छी किताब लिखी है। O.P. गाबा ने तो हर विषय, पॉलिटिकल साइंस के हर पार्ट से संबंधित किताबें लिखी है। इनकी आप पढ़ सकते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। और भारतीय राजनीतिक विचारकों के लिए भी O.P. गाबा को आप जरूर पढ़ें। O.P. गाबा ने एक किताब तो लिखी है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, और एक इनकी किताब है राजनीतिक विचारक कोश नाम से। इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। आप राजनीतिक विचारक P.D. शर्मा, राजनीतिक विचारक और विचारधाराएं सिबली की, और इसका अनुवाद किया है P.D. शर्मा ने। फ्लिपकार्ट या अमेजन से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। लगभग 400 रुपये की किताब है, ज़्यादा महंगी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी ये नहीं है। हिंदी में अनुवाद किया है तो P.D. शर्मा ने बहुत अच्छा अनुवाद किया है, और आपको ऐसा लगेगा कि वो शायद मूल रूप से हिंदी में ही लिखी गई है। और बहुत अच्छी बातें, बड़ी हिस्ट्रीय बातें विचारकों के बारे में इस किताब में दी हुई है। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर किताब की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी हमारे पाठ्यक्रम में काफ़ी बिंदु शामिल किए गए हैं। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, शीत युद्ध और शीत युद्ध के बाद की स्थिति, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यूएनओ है, यूरोपीय संघ है, आसियान है, सार्क है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। इन बिंदुओं को शामिल किया गया है। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ये जो बिंदु है ये कहाँ से पढ़ें? तो साथियों,
एक किताब आती है BL फड़िया की, BL फड़िया, किताब का नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं व्यवहार, सिद्धांत एवं व्यवहार। अगर आप ये किताब पढ़ लेते हैं तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आप कवर कर लेंगे। इस किताब में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित पूरी पाठ्य सामग्री या विषय वस्तु है वो सम्मिलित है। काफी बड़ी किताब है, उसमें बहुत से विषय, बहुत से बिंदु दिए गए हैं जो सारे हमारे काम के नहीं हैं, लेकिन जो हमारे काम के हैं वो इनमें मिल जाएंगे और बड़ी अच्छी स्तरीय पुस्तक है। उस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें और आपको फायदा होगा। इसके अलावा आप अगर पढ़ना चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में BM जैन को आप पढ़ सकते हैं, या आप 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पुष्पेश पंत की किताब आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तपन बिस्वाल को आप पढ़ सकते हैं, और JN दीक्षित की किताब एक आती है, JN दीक्षित, भारतीय विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति। ये जो 4 किताबें, आपको चारों पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत व्यवहार आप पढ़ लेते हैं तो इनमें से कोई एक किताब आप और पढ़ लें। और मैं आपको सुझाव दूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में तपन बिस्वाल की किताब है वो पढ़ें। BL फड़िया की किताब पढ़ने के बाद आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तपन बिस्वाल की किताब पढ़ लें तो आपको भारतीय विदेश नीति और शीत युद्ध के बाद की परिस्थितियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख सिद्धांत जो है वो सब आपको उस किताब में और इस किताब में मिल जाएंगे। लगभग हमारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, लेकिन एक महत्वपूर्ण भाग हमारा बच गया। वो भाग है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान साथियों, भारतीय संविधान के संबंध में बहुत सी किताबें पढ़ी है बाजार में। हर किसी ने भाषा बदलकर नई नई किताबें लिख दी है और वो चल भी रही है, लेकिन उन किताबों में मैंने देखा है कि तथ्यात्मक गलतियां बहुत है। अगर हमने गलत पढ़ लिया और वो आ गया कि परीक्षा में और हमने गलत पढ़ा हुआ उत्तर लिख दिया तो हमारा तो 1 प्रश्न गया। तो इसलिए उस भ्रामक सामग्री से बचने के लिए मैं आपको राय दूंगा कि भारतीय संविधान से संबंधित ऑथेंटिक पुस्तकें ही पढ़ें। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि भारतीय राज व्यवस्था नाम से किताब आती है पुखराज जैन की। इस किताब को एक बार पढ़ लें। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको भारतीय राज व्यवस्था
और भारतीय संविधान के बारे में आधारभूत जानकारी हो जाएगी। लेकिन ये पूरा का पूरा भारतीय संविधान के बारे में और भारतीय राजनीति के बारे में सभी विषय वस्तुओं को पूर्ण तथ्यों के साथ ये किताब कवर नहीं करती है। ये किताब BA सेकेंड ईयर में लगती है, तो ये किताब कॉलेज में प्रश्न, विवरणात्मक प्रश्न तैयार करने के लिए किताब अच्छी है। लेकिन जब हम मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न तैयार करते हैं तो उनके लिए ये इतनी बेस्ट बुक नहीं कह सकते, लेकिन खराब भी नहीं है। इसके बाद आपको मैं किताब का सुझाव दूंगा, और मैं क्या, हर कोई ये सुझाव देता है। किताब भारतीय राज व्यवस्था नाम से और भारतीय शासन के नाम से M लक्ष्मीकांत, हर किताब की दुकान पर ये M लक्ष्मीकांत है, वो मिल जाएगी। इस किताब को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये किताब जो है RS और IAS की तैयारी करने वाले ज़्यादातर लोग इस किताब को ही पढ़ते हैं। और जब आप उनसे पूछते हैं कि भारतीय संविधान से संबंधित अच्छी सी पुस्तक बताओ, तो वो M लक्ष्मीकांत की पुस्तक का ही नाम बताएंगे। M लक्ष्मीकांत की पुस्तक पढ़ने के बाद आपको और कोई पढ़ने की, भारतीय संविधान से संबंधित पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, आप इसका नया संस्करण खरीदें, पुराना संस्करण ना खरीदें, देख कर खरीदें। अब M लक्ष्मीकांत भी जिस राइटर का हवाला देते हैं अपनी किताब में, या कई बार संसद के सामने भी कुछ तकनीकी परेशानियां आ जाती है, या सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कई बार संविधान से संबंधित प्रश्न पैदा हो जाते हैं, तो उन प्रश्नों के जवाब देने वाला एक विद्वान है, और उस विद्वान ने किताब लिखी है हमारा संविधान, हमारा संविधान। और उन महान हस्ती का नाम है सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप, इन्होंने हमारा संविधान और हमारी संसद नाम से जो किताब लिखी है, वास्तव में बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। और मैंने जब M लक्ष्मीकांत को पढ़ा तो कई जगह उन्होंने हमारा संविधान सुभाष कश्यप की किताब का हवाला अपनी किताब में दिया है, रेफरेंस दिया है। तो इसका मतलब M लक्ष्मीकांत साहब भी सुभाष कश्यप साहब को अपने से सीनियर मानकर उनका रेफरेंस दे रहे हैं। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और आप पढ़ सकते हो, तो आप डी बसु भारतीय संविधान एक परिचय भी पढ़ सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा हो गया। मैं सभी किताबों को पढ़ने की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं भारतीय राज व्यवस्था पुखराज जैन को पढ़ लें। अब M लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप या डी बसु में से एक को पढ़ लें। मैं आपको M लक्ष्मीकांत पढ़ने की सलाह दूंगा, क्योंकि इन दो लेखकों की भाषा थोड़ी हार्ड है और लक्ष्मीकांत की किताब की भाषा सरल है और बड़े विस्तृत ढंग से समझाया गया है। जब आप इतना पैसा खर्च कर ही रहे हैं तैयारी पर, तो मैं आपसे 300-400 रुपए का और खर्चा करने की एक सलाह दूंगा कि आप भारत का संविधान, भारतीय संविधान, वास्तविक संविधान जो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ है, वो आप मंगवा सकते हैं।
ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। एक छोटी सी अपने कह सकते हैं कि ये जो किताब है भारतीय राज व्यवस्था पुखराज जैन की, इतना सही है। और आप उस किताब को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये किताबें पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये काफ़ी है। तो अगर आपको समय मिले तो भारतीय संविधान को जरूर पढ़ लें। ये जो किताबें हैं, इन किताबों को आप खरीद लें। कौन कौन सी किताबें? कक्षा 6 से 8 तक की सामाजिक एवं नागरिक जीवन, 9 और 10 की लोकतांत्रिक राजनीति, कक्षा 11 की फर्स्ट भाग राजनीतिक सिद्धांत और सेकंड भाग भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, 12वीं की समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत की राजनीति, बीए फर्स्ट ईयर की राजनीति विज्ञान के मूल आधार, पुखराज जैन या बीएल फड़िया की एक किताब खरीदें। दोनों में से एक खरीदनी है, दोनों नहीं खरीदनी है। और उस पुस्तक के साथ राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा ओपी गाबा को जरूर पढ़ें। उसके बाद बीएस पार्ट फर्स्ट की सेकंड पार्ट राजनीति विज्ञान के मूल भारतीय राजनीतिक विचारक पुखराज जैन को पढ़ें और पुखराज जैन के साथ आप ओपी गाबा को पढ़ें। सेकेंड ईयर की भारतीय राज व्यवस्था पुखराज जैन और एम लक्ष्मीकांत को पढ़ें। और सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर लगता है प्रमुख राज व्यवस्थाएं। तो मैं आपको बता दूं, पहले नहीं था, अब के पाठ्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका की राज व्यवस्था, वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ की कांग्रेस और दलीय प्रणाली और न्यायपालिका के बारे में, यूनाइटेड किंगडम की क्राउन, पार्लियामेंट, जुडिशरी सिस्टम और पार्टी सिस्टम, फ्रांस की संघीय व्यवस्था और जुडिशरी सिस्टम, पार्टी सिस्टम, स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था और पार्टी सिस्टम के बारे में इस पाठ्यक्रम में बिंदु डाले गए हैं। तो इसके लिए हमें पुखराज जैन की प्रमुख राज व्यवस्थाएं पढ़नी पड़ेगी। अब बीए थर्ड ईयर की एक किताब लगती है पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, प्लेटो से मार्क्स तक। हमारे पाठ्यक्रम में जो विचारक, पश्चिमी विचारक दिए हुए हैं, वो सभी उस किताब में दिए हुए हैं। तो आप उस पीडी शर्मा को पढ़ें। पीडी शर्मा के अलावा आप ओपी गाबा को पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि मलफर्ड क्यू सिबली की किताब राजनीतिक विचार और विचारधाराएं आप पढ़ सकते हैं। इस किताब को पीडी शर्मा ने हिंदी अनुवाद किया और बहुत ही अच्छी किताब है। इसके अलावा अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो एक किताब नेट पर पढ़ी है और बहुत ही उच्च स्तरीय किताब है, 900 पेज की किताब है। अगर आप उसको डाउनलोड करके पढ़ना चाहें, जॉर्ज एच सेबाइन की, जॉर्ज एच सेबाइन, इनकी किताब का नाम है राजनीतिक दर्शन का इतिहास, प्लेटो से मार्क्स तक, प्लेटो से मार्क्स तक। ये किताब अगर आप पढ़ना चाहें, क्योंकि ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उपलब्ध नहीं है ये किताब, मैंने प्रयास करके देख लिया, लेकिन पीडीएफ इसकी पढ़ी है और मैंने डाउनलोड कर ली है।
जब हम इसका प्रिंट निकालने का प्रयास करते हैं तो वो पुराने समय की है, उसका प्रिंट साफ नहीं आता, आपको फ़ोन में से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सहायता लेना चाहें तो ये किताब बहुत ही उच्च स्तरीय किताब है, तो इस किताब की आप सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अपने बात की, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम की किताब BL फड़िया की पढ़ें, और BL फड़िया की अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम से किताब है वो ना पढ़ें, सॉरी MA में लगती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं व्यवहार नाम की किताब आती है। उसमें से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जितने भी बिंदु शामिल किए गए हैं हमारे पाठ्यक्रम में, वो सभी बिंदुओं को वो किताब समाहित करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं व्यवहार BL फड़िया की पढ़ें, और उसके साथ आप पढ़ सकते हैं, मैंने बताया BM जैन को पढ़ सकते हैं, पुष्पेश पंत को पढ़ सकते हैं, तपन विश्वाल को पढ़ सकते हैं, जैन दीक्षित को पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चारों को ही आप पढ़ने लग जाओ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब चारों में सामग्री एक जैसी है तो उन चारों में से एक ही किताब ले लें, और उस एक किताब को लेके और एक BL फड़िया की किताब लेके और आप अपनी तैयारी शुरू करें। साथियों, जो किताबें मैंने आपको बताई है उन किताबों से बाहर अगर आपने उन किताबों को ध्यान से पढ़ा है और नोट्स बनाए हैं और पूरा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है, हर टॉपिक को आपने छुआ है, तो मैं नहीं मानता कि कोई कारण है कि आप सफल नहीं होंगे। जरूरत है इन किताबों पर पूरा ध्यान देने की, पूरी लगन से और पूरी तन्मयता से। देखो दोस्तों, ये बहुत लंबा पाठ्यक्रम है, ये एक दिन में होने वाला, 2 दिन में या 1 महीने में होने वाला नहीं है। अगर हम रोजाना 5-6 घंटे पढ़ें तो जाके लगभग 4-5 या 6 महीने में जाके पाठ्यक्रम पूरा होगा आपका, क्योंकि केवल एक पेपर ही नहीं है, एक पेपर और है सामान्य ज्ञान का, उसमें भी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और शिक्षा मनोविज्ञान जो पहले इसमें था उसमें कर दिया गया है, और भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान से संबंधित पाठ्यक्रम में उसमें विषय वस्तु जोड़ी गई है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि उस विषय का भी, उस पार्ट का भी सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमें दोनों को संतुलित रूप से पढ़ते हुए तैयारी करनी है। दोस्तों, आप मन में यह न लाएं कि पता नहीं यार होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब लोगों का होगा तो आपका क्यों नहीं होगा? लोग आसमान से अवतार लेके उतरे हैं क्या? आपकी तरह हाडमास के पुतले वो हैं। जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप अपने आप को एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में मान के चलें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद का सिलेक्शन पक्का मान के तैयारी करें ही नहीं। आपको तैयारी पर पूरा ध्यान देना है। सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो आपकी तैयारी पर डिपेंड है। गीता का आपको उपदेश याद है ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। इसका मतलब ये नहीं है कि फल के आशा के बिना ही हमें कर्म करना है। इसका मतलब ये है कि आपका काम है कर्म करना। जितना आपने कर्म किया है उसके अनुपात में फल निश्चित है। फल आपके हाथ में नहीं है, फल तो प्रकृति के हाथ में है, विधाता के हाथ में है, व्यवस्था के हाथ में है।
आपके हाथ में कर्म करना। आप कर्म करो, जिस अनुपात में, जिस लगन से और जितने समय तक आप कर्म करोगे, उन दोनों के गुणा में आपको फल मिलेगा। अगर आपने लेक्चरशिप के लिए सिलेक्शन होने के लिए आवश्यक समय और आवश्यक बल, यहाँ बल मानसिक बल से आवश्यक समय और आवश्यक बल लगाया है, तो इसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। फिजिक्स का सिद्धांत भी है कार्य कारण का सिद्धांत। वो गीता का ही उपदेश मान लो या फिजिक्स का मान लो कि कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, कि कार्य की जब हम परिभाषा देते हैं कि जितना हम बल लगाते हैं और जितने समय के लिए लगाते हैं, उन दोनों का गुणा करें तो उसका परिणाम है, उसको हम गीता का फल कह सकते हैं। जितना बल लगाया और जितने समय तक लगा, उन दोनों का गुणा कुल कार्य की श्रेणी में आता है। यही गीता कहती है कि जितना समय और जितने बल से आपने कर्म किया है, उसका गुणा करके, गणितीय गुणा करके आपको लिए फल तैयार मिलेगा। तो आप फल की तरफ तो देखें ही मत, आपको कर्म करना है। और मैं मानता हूं कि अगर आप तन्मयता से पूरा समय देकर मानसिक रूप से तैयार होकर अगर तैयारी करेंगे, क्षत्रिय पुस्तकें पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। और कभी आप मुझे मिलेंगे तो आप कहेंगे कि मैं स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज के वीडियो को आज मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम राजनीति विज्ञान की कक्षाएं शुरू करेंगे, शुरुआत से राजनीति विज्ञान के परिचय से और राजनीति